हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज के इस लेक्चर पॉलिटी के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब फंडामेंटल राइट्स जब सवाल हमारे दिमाग में आता है तो आप कह रहे होंगे कि ये पार्ट 3 में क्यों है संविधान के, इसे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ही क्यों रखा गया, इसे 105 के बाद क्यों नहीं रखा गया। तो ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके इस सारे सवालों को आज जवाब दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे पार्ट 3 में क्यों रखा गया। हमने पढ़ा पार्ट 1 में क्या था। पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, कैसे यूनियन की टेरिटरीज होंगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, भारत की बाउंड्री किस तरह से डिसाइड हुई, स्टेट्स की बाउंड्री कैसे डिसाइड होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ ली। पार्ट 2 जब हमने पढ़ा तो हमने देखा सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप क्या कहता है, किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, किसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, किसकी नागरिकता किस तरह से दी जाएगी, किसकी नागरिकता किस तरह से ले ली जाएगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब अगर पता चल गया किसी देश का कि पूरा भौगोलिक नक्शा कैसा होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें लोग कितने रहेंगे। अब उसके बाद हमारे संविधान के निर्माताओं ने डिसाइड किया कि देश के लिए सबसे जरूरी सबसे पहले आ गया उसका बाउंड्री, दूसरा जरूरी आ गया उसके नागरिक कौन होंगे कौन नहीं होंगे, और तीसरा सबसे जरूरी पार्ट आता है उनके अधिकार। क्यों हम अधिकार की बात इतनी ज़्यादा करते हैं हमारे देश के संविधान में। अब आप सब लोगों को पता है कि आज़ादी हम लोगों को ब्रिटिश से मिली, उसके पहले हम लोग मुगल मराठा आदि साम्राज्यों के अंदर थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया की जनता को, पीपल ऑफ इंडिया नेवर गेट देयर राइट्स दैट दे शुड गेट। जो राइट्स, दो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, उन्हें कभी नहीं मिले। तो ये सबसे बड़ा कारण था। और दूसरा कारण था कि ब्रिटिश के टाइम में हम लोगों के साथ जो भी व्यवहार हुए, अच्छे बुरे, उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, व्यवहार ने हमारे आंखें खोल दी और ये डिसाइड करवा दिया, ये हमारे दिमाग में डलवा दिया कि जब भी आज़ादी मिलेगी तो अपने नागरिकों को और अपने नागरिकों के लिए हम एक राइट्स का पूरा पुलिंदा बना देंगे ताकि किसी को किसी तरह का भेदभाव झेलना ना पड़े। यही कारण था कि फंडामेंटल राइट्स को यूनियन इट्स टेरिटरीज सिटीजनशिप के बाद लाया गया और इसे आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया। अब ये फंडामेंटल राइट का जो पूरा चैप्टर आपके साथ में डिस्कस करूंगा, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आर्टिकल्स वाइज चीज़ों को समझाऊंगा जिसे हम बेयर एक्ट भी कहते हैं। तो ये क्लास बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें हम लोग बेयर एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स के लिए कीवर्ड्स रिलेटेड है, उन सारे कीवर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, राइट्स होते क्या हैं, हमारे अधिकार हैं क्या। अब आपके अधिकार, अगर अभी हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपका अधिकार है कि स्कूल जाके, कॉलेज जाकर या कोचिंग्स में जाकर पढ़ाई करना। इज इट वेरी गुड। तो हमारा ये अधिकार है। क्या ये हमें अधिकार हमें मिल रहा है? नहीं। पिछले 1 से 1.5 सालों से हमारे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, पार्सल ओपन होते नहीं होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम जिसकी तैयारी हम लोग आप लोग कर रहे हैं वो डिले पोस्टपोन्ड हुए जा रहा है। तो सॉरी, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई वॉन्ट एंड थिंक टू बी इंटाइटल्ड इज नॉट राइट। मतलब जो हम चाहते हैं और हमें लगता है कि हम उसके काबिल हैं, वो हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। कहने की बात है कि आप, कोई बच्चा है, कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है, उस सोचेगा, वो चाहेगा कि उसे फंकी ड्रेस पहनकर जाने दिया जाए। मतलब जीन्स पैंट टी शर्ट, लड़कियों को अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, उनको पहनकर जाने दिया जाए। तो वो उनका वांट है और उनका अधिकार है। वो कहेंगे कि कपड़ा पहनना जैसा हम चाहें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उन्हें स्कूल ड्रेस में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है आप सब लोगों को पता है। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव ना हो स्टूडेंट्स के बीच में। तो यही है डिफरेंस। व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई थिंक टू बी इंटाइटल्ड इज नॉट राइट। जो हम चाहते हैं
या हमें लगता है कि हमको मिलना चाहिए वो हमारा अधिकार नहीं है, और सबको चाहिए होगा आईफोन, तो क्या आईफोन सबका अधिकार है क्या? नहीं, ये अधिकार नहीं है। उसके बाद डू एवरीथिंग वी वांट एंड थिंग्स नेसेसरी आर राइट, क्या सब चीज जो हम चाहते हैं वो हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं, अधिकार का कुछ लिमिटेशन है। अब हमारे घर में अगर हमें आईफोन की जरूरत हो तो क्या आईफोन मिलना ये हमारी वांट है, लेकिन आईफोन मिल जाए हमारे चाहने पर ये हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिचुएशन डिमांड नहीं करता है। हर फैमिली अपने बच्चों को आईफोन खरीदकर नहीं दे सकती है। आज जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पर क्लास लूं, डिजिटल बोर्ड पे, तो दे वांट मी टू टेक क्लास ऑन डिजिटल बोर्ड, बट because of financial conditions we are not able to provide that facilities right now. In future we will able to provide, but ये था want, लेकिन वो उनका right नहीं है। ये उनकी wants है, कुछ स्टूडेंट्स की ये want है, लेकिन ये उनका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार है पढ़ना। They have the right to education that is written in article 21A, वो उनका अधिकार है, वो गेन कर सकते हैं, बट किस तरह से पढ़ना ये लिखा हुआ तो नहीं। Those claim that we along with other regard to be necessary for leading a life, respect and dignity. तो राइट्स को एक तरह का क्लेम है। अब क्लेम हम किस पे करते हैं? क्लेम हम करते हैं स्टेट पे। अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर में कि स्टेट होता क्या है। We along with other regards to be necessary, हम और हमारे साथ जो लोग हैं उनके लिए अगर जरूरी है, किस चीज के लिए? उनकी लाइफ को जीने के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, तो उसे हम राइट्स कहेंगे। अब जैसे हमारी लाइफ को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, तो ये हमारा राइट्स है। अर्निंग हमारा राइट्स है, कपड़ा पहनना हमारा राइट्स है, मकान में रहना हमारा राइट्स है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सारे हमारे राइट्स कब बनते हैं? जब वो हमारे लाइफ, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा बात आती है राइट टू लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का नेसेसरी फॉर सम बट नॉट फॉर अदर, यहां बात मतलब क्या है? एक किसान है, लैंडलेस फार्मर, हम बात करते हैं एक लैंडलेस फार्मर की। लैंडलेस फार्मर क्या होता है? वैसा किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। अब इसके लिए लाइवलीहुड का मतलब क्या होगा? इसके लिए लाइवलीहुड का होगा 2 टाइम का खाना, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए शिक्षा। लेकिन एक इंसान जो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है और उसकी सालाना आय, सालाना इनकम 1 करोड़ रुपया है, तो क्या उसके लिए लाइवलीहुड का मतलब सिर्फ 2 टाइम का खाना होगा? नहीं होगा। उसके लिए लाइवलीहुड का मतलब उससे कुछ ज्यादा होगा। उसके लिए लाइवलीहुड का मतलब होगा, अब इस किसान के लिए उसके लाइवलीहुड का मतलब उसके बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन इस 1 करोड़ का कमाने वाले के लिए इसके लिए लाइवलीहुड का मतलब या इसके लिए राइट्स का मतलब क्या होगा? इसके बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई करें। तो सबके लिए राइट्स का, लाइवलीहुड का और उनकी ड्यूटीज का मतलब डिफरेंट हो जाता है। एक गरीब किसान जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ड्यूटी है उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी, उसके लिए ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज द डिफरेंट ऑफ राइट्स टू द डिफरेंट पीपल। व्हाट वी प्रोवाइड राइट टू लाइवलीहुड। अब मान लीजिए जैसे यहां बात करिए, अब हमने राइट टू लाइवलीहुड सबको दे दिया, सबके अकाउंट में। अभी बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, देश में बात हो रही है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मैं बता दूं क्या होता है कि मतलब सबको एक बेसिक इनकम प्राप्त हो। मतलब मान लीजिए सरकार डिसाइड करती है कि 6,000 रुपया पर मंथ सबको प्राप्त हो, तो इतना सब कमाना चाहिए, नहीं कमा रहा है तो उसे सरकार दे देगी। तो ये हुआ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बेसिक इनकम, अब अगर बेसिक इनकम सरकार प्रोवाइड कर देती है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो अनाज भी प्रोवाइड कर देती है, तो क्या उसका लाइवलीहुड के लिए मतलब 2 टाइम का रोटी का इंतजाम करने का टेंशन होगा? नहीं होगा। जब वो 2 टाइम का रोटी का इंतजाम का टेंशन नहीं होगा तो उससे आगे बढ़ेगा, वो उससे आगे बढ़ेगा, एजुकेशन की बात करेगा और हायर एजुकेशन की बात करेगा, अपने बच्चों को अच्छे रहन सहन देने की बात करेगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल की बात करेगा और भी बहुत सारी चीजें वो करेगा। और मैंने बताया वो एजुकेशन की बात करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई गरीब इंसान अपने खाना पीना पे ही दिमाग लगा के जिंदगी काट दे तो फिर आगे सोच नहीं पाएगा। इसीलिए उसे अगर आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? करना ये होगा कि हम
उसकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर दे हम, मतलब स्टेट, रेस्ट वो खुद कर पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कर नीलांशु सर, वहाँ आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ओपन ग्रुप है, यहाँ आपको कोई भी सवाल पॉलिटी से रिलेटेड हो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राइट फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। अभी हमने डिस्कस किया कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के लिए राइट्स का मतलब क्या होता है। अब बात आती है यहाँ चिल्ड्रन, मैन और वुमेन के लिए राइट्स का मतलब क्या है। एक बच्चा जो है, एक बच्चा के लिए राइट्स का मतलब क्या होगा, इसे सही पोषण मिले। एक बच्चा को सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी देखभाल हो, उसे प्रॉपर केयर मिले, ये वो बच्चा चाहेगा। और क्या चाहेगा बच्चा, उसको सही टाइम पे वैक्सीनेशन करवा दिया जाए, चाहेगा, ये चाहेगा। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो चाहेगा कि उसे एजुकेशन मिले, उसे सही खाना पीना तो मिलता रहे, एजुकेशन मिले, उसकी देखभाल सही हो, अदर थिंग। अब एक आदमी के लिए राइट्स क्या होंगे, वो चाहेगा कि उसे कमाने का प्रॉपर जरिया। अब राइट्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स वांट, को कमाने का प्रॉपर जरिया हो, वो अपने बच्चों की पूर्ति कर सके, अपने परिवार को चला सके। अब एक वुमेन के लिए क्या राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन के लिए राइट। एक वुमेन भी चाहेगी क्या, कि उसे मैन के बराबर समझा जाए, उसे मैन के सबऑर्डिनेट ना समझा जाए, मैन के नीचे ना समझाया जाए। ऐसा ना हो कि उसे हमेशा जिंदगी में शादी से पहले पापा से पूछ के करना पड़े, शादी के बाद हस्बैंड से पूछ के करना। उसके भी तो कुछ अपने राइट्स होंगे, कुछ की उसकी वांट्स होंगी। तो क्या हम उनकी सारी वांट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये वो चाहेगा, ये वो चाहेगा। तो सब सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, चाहे चिल्ड्रन हो, मैन हो, वुमेन हो, पीजेंट हो, फार्मर हो, उनके लिए राइट्स का मायने अलग हो जाता है। अब राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं जिनको पढ़ा जाता है। राइट्स होते हैं एक नेचुरल राइट। अब नेचुरली जो राइट्स हमें मिलते हैं, चाहे फूड का राइट हो, वाटर का राइट हो, एजुकेशन का राइट हो, कहीं आने जाने का राइट हो, ये हमारा नेचुरल राइट है। मतलब धरती पे हमने जन्म लिया तो ये हमें नेचर से राइट मिला है। अब मोरल राइट क्या है, हम गुड बिहेवियर करें, चोरी ना करें, इथिकल वर्क करें, ये मोरल राइट है। लीगल राइट वैसे राइट्स, लीगल राइट्स वैसे राइट्स होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। देखिए, नेचुरल राइट कोई अगर इन्फोर्स नहीं करता है तो आप स्टेट के पास नहीं जा सकते हैं। मोरल राइट इन्फोर्स नहीं करता है तो आप स्टेट के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वही नेचुरल और मोरल राइट लीगल राइट बन जाता है तो आप स्टेट के पास जा सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, अब मान लीजिए कि भारत ने डिसाइड कर दिया राइट टू फूड, मतलब कोई भूखा नहीं रहेगा, तो ये हो गया नेचुरल राइट। लेकिन चूंकि इसे लीगल राइट बना दिया गया है तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अगर हम भूखे रहना पड़े। ठीक, तो ये हो गया इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, मतलब वो स्टेट की ड्यूटीज हो जाती है, ये स्टेट का कर्तव्य हो जाता है कि उस राइट को पूरा करे। उसके बाद आती है लीगल राइट, सिविल राइट होती है, पॉलिटिकल राइट होती है, इकोनॉमिक राइट। अब सिविल राइट सोसाइटी में है तो वो हमारा सिविल राइट हो गया। पॉलिटिकल राइट, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। और इकोनॉमिक राइट, कमाने। अब जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो अंबानी है और एक पुअर किसान है, एक अनएजुकेटेड पीपल है या एक एजुकेटेड पीपल। क्या इन सबों में भारत सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किया था क्या अंबानी इसके लिए? नहीं, उन्होंने मेहनत किया, वो बना। अब एक हमारे और आपके जैसा इंसान सोचे कुछ बढ़िया आइडिया, तो क्या वो अंबानी जैसा अमीर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? उसके पास अच्छे आइडियाज होने चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार उसे रोकेगी नहीं। ये हो गया उसका इकोनॉमिक राइट। वॉट एवर दे वांट दे कैन अचीव विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट, मतलब स्टेट कभी इंटरफेयर नहीं करेगी कि तुम अमीर मत बनो, अमीर बनने से तुम्हें स्टेट कभी रोकेगी नहीं। अब बात आती है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि हर ह्यूमन के लिए नेसेसरी। अब हर ह्यूमन के लिए नेसेसरी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हम लोगों के सोसाइटी में हो सकता है? रंग के आधार पर, काला, गोरा, उजला, पीला, जाति के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर, बच्चा और बड़ा बूढ़ा के आधार पर। तो ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन अगर सोसाइटी में नहीं है तो वो उनका ह्यूमन राइट्स होता है। अब राइट्स के फीचर क्या है? अब इसलिए राइट्स आपको सोसाइटी में ही मिलेगा, जंगल में आप राइट्स मांगने तो नहीं जाएंगे शेर से ना, कि शेर लाइफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज माय फंडामेंटल राइट, यू कांट ईट मी,
ऐसा तो वहां शेर के सामने नहीं कहेंगे, शेर बोला हमको समझ नहीं आया, चलो ढकाट मार के सोचेंगे। इट इज क्लेम्ड ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल का क्लेम होता है किसके खिलाफ, स्टेट या सोसाइटी के खिलाफ। ये रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी होती है, सोसाइटी जिस राइट को रिकॉग्नाइज करेगी वही हमें मिलेगा। अगर सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर दे कि आदमी को मार के खाना एक अधिकार है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं क्या, नहीं, ये लीगल राइट नहीं है। एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट, अब राइट्स हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं, अपना डेवलपमेंट के लिए। कोई एक बच्चा अपनी राइट्स एक्सरसाइज करता है एजुकेशन का, क्यों, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो, वो आगे विकास करे और लाइफ में कुछ बन सके। इक्वली अवेलेबल टू ऑल, और ये जो राइट्स होते हैं वो सबको इक्वली अवेलेबल है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। और इसके लिए इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है। जिस राइट को इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं होगी वो राइट क्या हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। तो राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात क्यों आती है। अब कोई भी राइट अगर हमें मिलता है और उसे इन्फोर्स करने वाला कोई ना हो तो क्या फिर वो राइट हमारे काम का है। अब आपको राइट मिल गया पढ़ने का, राइट टू एजुकेशन। अब आप कोई अगर आपके राइट टू एजुकेशन का हनन हो रहा है, कोई आपसे आपका राइट टू एजुकेशन छीन के आपको दुकान पे काम करने के लिए मजबूर कर रहा है और आप किसी से इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये राइट टू एजुकेशन का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा। दैट इज द रीजन, यही कारण है कि राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात हो, तो ये जब तक इन्फोर्स नहीं होगा ये खत्म सोसाइटी से नहीं होगा। अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स होते हैं, मैंने बताया कि इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। अब इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट मतलब ये कि हमारा अगर लीगल राइट कोई लेता है, स्टेट लेता है या कोई इंडिविजुअल लेता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में कहाँ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में हम जाते हैं, आर्टिकल 32, और सुप्रीम कोर्ट में हम किस आर्टिकल में जाते हैं, आर्टिकल 26। सही है क्या, नहीं गलत है, ये इंटरचेंज होगा। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आते हैं। लीगल राइट्स में एक राइट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो राइट्स हमारा जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक फंडामेंटल राइट जिसको पार्ट 3 में लिखा गया है, और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि पार्ट 3 के बाहर है। अब जैसे कि आप लोग डिस्कस करते होंगे कि एक फंडामेंटल राइट आता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। अब इसे अलग रखा गया है, इसे इसीलिए अलग रखा गया है ताकि इसकी स्पेशलिटी, इसकी क्वालिटी को बताया जा सके। अब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में से एक राइट को निकालकर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और लिख दिया गया, जिसे हम जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है, ये राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक तरह का लीगल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं। याद रखना है, कभी पूछेगा एग्जाम में कि राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है, तो वो एक लीगल राइट है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा है ऑप्शन में तो भी सही होगा, ठीक। लेकिन अब बात आती है राइट टू वोट। राइट टू वोट भी किस तरह का राइट है, एक तरह का लीगल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब आता है स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, जो लॉ के द्वारा, मतलब कोई लॉ सरकार अलग से बनाकर हमें देती है कोई राइट, तो वो हो जाता है स्टैट्यूटरी राइट। जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन ये राइट हमारे पास है। तो ये राइट हमें कहां से मिल रहा है, ये राइट हमें एक लॉ के द्वारा मिल रहा है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल राइट। अब आपसे पूछेगा कोई कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी और कौन सा राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन कैसा राइट है, लीगल राइट है और स्टैट्यूटरी राइट है। याद रखना है, इस तरह से चीजों को याद रखना है। अब हमने इतनी सारी चीजें राइट्स के बारे में पढ़ ली, लीगल राइट्स के बारे में पढ़ ली। अब बात आती है कि हमारे देश में ये फंडामेंटल राइट्स का चक्कर शुरू कब से हुआ। इंडियन डिमांड्स फॉर राइट्स ये स्टार्ट हुई 1885 में, जब कांग्रेस बना। आप सबको पता है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना। तो इसमें राइट्स की बात उसी समय से शुरू हुई थी। क्यों उस समय से शुरू हुई, क्योंकि उस समय जो राइट्स थे ना वो डिवाइडेड थे, मतलब अंग्रेजों के लिए अलग राइट्स थे और जो इंडियंस थे लिए उनको अलग राइट्स थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन ही इसीलिए हुआ ताकि राइट्स को इक्वल किया जाए। मतलब
अंग्रेजों को जो राइट्स मिल रहा है उसको और इंडियंस के राइट्स को इक्वल किया जाए, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास के सेशन में 1927 में बताया गया एक रिजोल्यूशन के बाद द्वारा कि वी शुड हैव अ राइट। फिर 1930 के कराची सेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो था एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल। एक फंडामेंटल राइट का लिस्ट बनाया गया, उसे अडॉप्ट करवाया गया। अडॉप्ट करवाया गया, क्या लागू हो गया? नहीं, वो प्रेशर बनाने के लिए था अंग्रेजों पर कि अंग्रेज हमें वो राइट दें, पर फाइनली अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो जब हमें आज़ादी मिली तो हमने सारे राइट्स को इनकॉर्पोरेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया। और उसके बाद आती है सप्रू रिपोर्ट। अब ये सप्रू रिपोर्ट ने क्या बोला? जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी, इसने दो तरह के राइट्स की बात की। एक थी जस्टिसिएबल राइट और एक नॉन जस्टिसिएबल राइट। आज आप लोग जानते हैं एक फंडामेंटल राइट होता है और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारा राइट है। इसी पॉलिसी में लिखा था ना, राइट टू एजुकेशन। लेकिन जब आजाद हुए तो हमें ये राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं था, लेकिन डीपीएसपी में था। उसके बाद इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया आर्टिकल 21A में। तो ये जो दो तरह के राइट्स की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, जिसे बाद में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और क्यों डीपीएसपी को लेट किया गया? मतलब डीपीएसपी को उस समय लागू नहीं किया गया क्योंकि सिचुएशन उस समय हमारा अलाउ नहीं करता था। अब इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The Indian Constitution guarantee the right of all individuals against the state as well as against state as well as against individual। थोड़ा ज्यादा प्रिंट हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल। क्या हमारा संविधान राइट्स को स्टेट के खिलाफ और किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ बताता है? फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। क्या फंडामेंटल राइट हमें बचाता है स्टेट के आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज से? तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट करेक्टली। तो इसका सही जवाब ही यही है, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा, जो कि हमें स्टेट के आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज से बचाता है। अब आती है बात फंडामेंटल राइट्स की। अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? अपने राइट्स के बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो राइट्स को कहां लिखा गया? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट। दूसरा, ये जस्टिसिएबल है। इट मींस वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट। इन राइट्स के पालन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये पब्लिक अथॉरिटी में बाइंडिंग है। पब्लिक अथॉरिटी की बात क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऐसी संस्था जो सरकार की है या सरकार के लिए काम करती है, वो पब्लिक अथॉरिटी है। और राइट्स जो है ना, वो पब्लिक अथॉरिटी में बाइंडिंग है। कहने का सेंस है कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई रोड बना रहा है, तो ये हमारा राइट है तो हम उससे पूछ सकें कि किस तरह से आप रोड बना रहे हो, क्योंकि रोड बन तो रहा है हमारे लिए, और रोड अगर हमारे लिए बन रहा है तो हमें जानने का अधिकार है कि कैसा बन रहा, अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो दैट इज व्हाई इट इज बाइंडिंग ऑन पब्लिक अथॉरिटी। प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, ये पॉइंट को याद रखना है, एग्जामिनेशंस में आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके पहले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? ऑल राइट दैट एन इंडिविजुअल शुड हैव टू लीड ए परफेक्ट लाइफ, ऑल राइट्स गिवन टू सिटीजन बाय लॉ, ऑल राइट्स given and protected by constitution, all rights given by constitution that cannot be restricted on any ground। तो क्वेश्चन है सबसे सही। हो सकता है सारे जवाब आपको सही लगे, आपको लग रहा होगा कि ऑल राइट्स जो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए परफेक्ट लाइफ के लिए सही है। हाँ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ऑल द राइट्स गिवन टू सिटीजन बाय लॉ, ये भी सही है। राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे सही क्या है कि एक ऐसा राइट जो गिवन और प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा,
ये सबसे सुटेबल स्टेटमेंट होगा फंडामेंटल राइट का। अगर हमारे देश की फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये गिवन किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, प्रोटेक्टेड किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट।